Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. और स्टूडेंट्स मैं आशा करती हूँ कि आपका जितना भी वर्क करवाया गया है आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे हैं। सो क्लास 11th हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर एंड दैट इज पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट चाइना, जापान, उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं, मेन जो फीचर्स थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद किस प्रकार से दोनों कंट्रीज मॉडर्नाइजेशन की तरफ गई, कह सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों ने अपना आधुनिकीकरण किया और अपने आप को एक पावरफुल कंट्री के रूप में स्टैब्लिश किया। सो इस चैप्टर से आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। फर्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट शोगुन्स? शोगुन्स के बारे में हमने रीड किया था कि शोगुन लोग कौन थे। जापान में एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक जो रूलिंग कर रहे थे शोगुन लोग, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। शोगुन्स वर रूलर्स इन द नेम ऑफ एम्परर, यानी कि शोगुन जो लोग थे, शोगुन डायनेस्टी से लोग थे, जो वंश से जो लोग थे, वो किसके नाम पर शासन कर रहे थे? वो लोग शासन कर रहे थे एम्परर के नाम पर, सम्राट के नाम पर, यानी कि जापान के सम्राट के नाम पर शासन करने वाले, रूलिंग करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? शोगुन बोला जाता था। दे एंजॉय द राइट ऑफ द किंग्स एंड हैड द पावर टू कंट्रोल ओवर सिटीज। अब उनके पास पूरे के पूरे राइट्स उनको मिले हुए थे, पूरे के पूरे अधिकार उनको मिले हुए थे जो एक सम्राट को मिले हुए होते हैं। और उन सम्राट के जो कह सकते हैं कि जो राइट थे, जो उनके अधिकार थे, उनका यूज कौन कर रहे थे? उनका यूज कर रहे थे शोगुन लोग। तो शोगुन लोगों के पास, जो एम्परर के पास, किंग्स के पास जो राइट थे वो सारे के सारे शोगुन लोगों को मिले हुए थे, पूरी की पूरी रूलिंग कर रहे थे और एम्परर के नाम पर ये लोग शासन चला रहे थे जापान में। एंड द पावर टू कंट्रोल ओवर सिटीज, पूरी की पूरी कंट्री को कंट्रोल करने की पावर इनको मिली हुई थी। यानी कि जो शोगुन लोग थे वो सम्राट के नाम पर शासन करने वाले थे। आफ्टर 1868, 1868 के बाद जब मेजी पुनर्स्थापन हुआ, मेजी रेस्टोरेशन हुआ जापान में, उसके बाद जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई थी? शोगुन लोगों के हाथ में आ गई थी। और शोगुन लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने सम्राट के नाम पर शासन चलाना शुरू कर दिया। सम्राट की जितनी भी पावर्स थे, जितने उसके राइट्स मिले हुए होते हैं एक सम्राट को, एक राजा को, वो सारे के सारे राइट्स का यूज कौन कर रहे थे? शोगुन लोग कर रहे थे। और साथ में पूरी की पूरी कंट्री को रूलिंग करने का जो अधिकार था, राइट्स था, वो किसके पास था? शोगुन लोगों के पास था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ डिमसिम? डिमसिम के बारे में अगर हम बात करें तो डिमसिम क्या है? डिमसिम एक डिश है। डिमसिम इज द बेस्ट नोन कंटनीज कजिन्स विच लिटरेचर मीन्स टच योर हार्ट। रियलिटी में अगर हम देखें तो ये एक टाइप की डिश है जिसका अगर एक्चुअल में इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होगा टच योर हार्ट। यानी कि एक अगर शाब्दिक अर्थ देखें हम डिमसिम का, तो डिमसिम का एक शाब्दिक अर्थ होगा कि आपको दिल को छूने वाला, इट मीन्स टच योर हार्ट। और रियलिटी में अगर बात करें तो रियलिटी में ये एक डिश है चाइना की। व्हेन वाज फर्स्ट ओपियम वॉर फोर्ट, विद विच ट्रेजेडी डिड इट्स एंड? अब देखो किस सिचुएशन में हम अफीम युद्धों के बारे में बात कर रहे हैं, ओपियम वार के बारे में बात कर रहे हैं। और हम पहले भी इनमें डिस्कस कर चुके थे कि किस प्रकार से जो अफीम युद्ध थे वो ब्रिटेन के बीच में, चाइना के बीच में, दोनों के बीच में 2 ओपियम वार हुए थे। तो हमें डिस्कस करना है फर्स्ट ओपियम वार के बारे में, पहले अफीम युद्ध के बारे में। क्या क्या रीजन थे इसके, क्यों अफीम युद्ध हुए और कौन सी ट्रीटी हुई जिसके कारण जो फर्स्ट ओपियम वार था वो एंड हुआ था। इसमें देखते हैं फर्स्ट ओपियम वॉर वॉज फॉट बिटवीन चाइना एंड इंग्लैंड इन 1842, 1842 में। इन दोनों के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो पहला जो ओपियम वार था वो कब लड़ाया गया था? 1842 में। किस रीजन से लड़ा जा रहा था? ये क्या कारण था कि ब्रिटेन और चाइना के बीच में ओपियम वार हुए? क्योंकि हमें सभी को पता है कि किस प्रकार से जो साम्राज्यवाद था वो स्टार्ट हो चुका था। यूरोपियन पावर्स एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका के पार्ट्स में किस प्रकार से फैल चुकी थी, अपनी अपनी कॉलोनी उन्होंने वापस स्टैब्लिश बना कर दिए थे। इसी प्रकार से जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया। यहाँ पर अफीम की खेती
करवाते थे, खेत अफीम यहाँ से लेके जाके चाइना में बेचते थे। और चाइना की जो यंग जनरेशन थी वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी अफीम से। तो चाइना प्रोग्रेस की तरफ ना जाकर कह सकते हैं कि बैक फुट पे आ गया था, पीछे की तरफ जा रहा था। इस कारण से चाइना ने वहां पर जो ट्रेडिंग थी अफीम की उसको बैन कर दिया। और यही एक रीजन था कि जो अफीम युद्ध थे वो लड़े गए बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना। तो पहले युद्ध की बात करें तो हम पहला जो वॉर हुआ था ओपियम वॉर वो कब हुआ था 1842 में, 1842 में इंग्लैंड वॉर। अब इसमें देखो जीत किसकी होती है, दोनों ही अफीम युद्धों की बात करें तो कोई ना कोई उसका रीजन था, कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट जरूर निकलेंगे। तो पहले जो ओपियम वॉर था उसका रिजल्ट क्या निकला कि जो इंग्लैंड था वो इस युद्ध में जीत गया। दिस वॉर केम टू एंड विद द ट्रीटी ऑफ नॉनकिंग। नॉनकिंग की संधि के साथ, चाइना में एक प्लेस है, एक जगह है नॉनकिंग, तो उस संधि के साथ वहां पर जो ट्रीटी हुई बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना, उन दोनों के संधि के बाद, ट्रीटी के बाद, नॉनकिंग की संधि के बाद ये जो फर्स्ट ओपियम वॉर था वो स्टॉप हो गया था। तो फर्स्ट ओपियम वॉर स्टार्टेड इन 1842। और अगर ट्रीटी की बात करें कि कौन सी ट्रीटी के साथ इसका एंड हुआ था तो नॉनकिंग ट्रीटी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू नो अबाउट कन्फ्यूजन्स, यानी कि कन्फ्यूशियस जो है वो क्या है, कौन थे, उसके बारे में बात करते हैं। कन्फ्यूशियनिज्म वाज मेनली कंसर्न्स विद द टीचिंग ऑफ कन्फ्यूशियस। ये बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं एंशिएंट टाइम के कन्फ्यूशियस। तो उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने जिस भी बात को फॉलो किया उस चीज को नाम दे दिया गया कन्फ्यूशियनिज्म, यानी कि कन्फ्यूशियसवाद, इसको नाम दिया गया। कन्फ्यूशियस के जो डिसिपल थे, जो उनके शिष्य थे, जो उनकी शिक्षाओं को लीड कर रहे थे उस दार्शनिक की, उन चीजों को, उनके विचारों को, उनके आइडियाज को क्या नाम दिया गया था, कन्फ्यूजनिज्म या फिर कन्फ्यूशियसवाद। तो कन्फ्यूशियसवाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड इट लेड एम्फेसिस ऑन गुड कंडक्ट, विजडम एंड सोशल रिलेशनशिप्स, यानी कि जो ये कन्फ्यूशियसवाद था इसने किस चीज के ऊपर बल दिया, किस चीज की तरफ लोगों को आगे बढ़ाया, तो सोशल रिलेशनशिप और साथ में जो लोगों के गुड कंडक्ट, उनके अच्छी शिक्षाएं थी, अच्छी टीचिंग्स थी, उनकी तरफ लोगों को लेके जा रहे थे। तो कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस जो दार्शनिक थे, स्कॉलर्स थे, उनके शिष्य थे, जो कि उनकी क्या कर रहे थे, उन्होंने उनके विचारों को, उनके आइडियाज को जो आगे लेके गए, लीड किया, उसको बोला गया था कन्फ्यूजनिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन डोर पॉलिसी, एंड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाट इज द ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि खुले द्वार की नीति। इसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले द यूएसए अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी इन चाइना। सबसे पहले तो ये ओपन डोर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाले, लागू करने वाले कौन थे? अमेरिका थे। किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? चाइना के लिए इंट्रोड्यूस किया था। किस कारण से कि जो यूरोपियन पावर्स थी मेड प्रिपरेशंस फॉर द पार्टीशन ऑफ चाइना इन द 1890 के टाइम पीरियड के दौरान अमेरिका ने और यूरोपियन पावर्स ने क्या डिसाइड किया कि जो चाइना है उसमें आपस में अपना अपना एक शेयर लिया जाएगा, उसका पार्टीशन किया जाएगा। किस चीज के लिए? ट्रेडिंग के लिए, वहां पर कैप्चर करने के लिए, ताकि और कोई दूसरी कंट्रीज वहां पर आकर किसी भी प्रकार के अपने कॉलोनी वगैरह स्टैब्लिश ना कर सके। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, ऑल कंट्रीज वुड हैव इक्वल ट्रेड राइट्स इन चाइना। जितनी भी कंट्रीज कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे थे, इस पॉलिसी को अपना रहे थे, सभी के सभी क्या कर रहे थे कि सभी को राइट्स मिले हुए थे चाइना में। किस कारण से? इक्वल ट्रेडिंग के, कि सभी लोग चाइना में जाकर इक्वल व्यापार करेंगे, एक साथ सभी के लोगों का जो व्यापार होगा वो कैसा होगा? इक्वल शेयर मिलेगा सभी को। ब्रिटेन ऑल्सो सपोर्टेड ओपन डोर पॉलिसी, और जो कह सकते हैं कि ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, उसने इस ओपन डोर पॉलिसी का सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले थे। ओपन डोर पॉलिसी इट मीन्स द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय यूएसए एंड यूरोपियन पावर्स फॉर द चाइना। किस कारण से? ट्रेडिंग के लिए, व्यापार करने के लिए, अलग अलग पार्ट्स में चाइना के जो हिस्से थे उनके ऊपर रूलिंग करने के लिए, ताकि और कोई जो कंट्रीज हैं वो वहां पर आकर अपनी पावर्स को स्टैब्लिश ना कर पाए। तो ये क्या थी? ओपन डोर पॉलिसी थी, खुले द्वार की
नीति थी जो कि यूएसए ने और यूरोपियन पावर्स ने मिलकर चाइना के लिए बनाई थी। तो स्टूडेंट्स, परसू मॉडर्नाइजेशन में हमने रीड किया इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कि जो शोगुन्स थे आफ्टर द 1868 के जो मेजी पुनर्स्थापन था उसके बाद सत्ता किसके हाथों में आ गई? पावर शोगुन लोगों के हाथ में आ गई। उन्होंने एम्परर के नाम पर रूलिंग करनी शुरू कर दी। आगे हम बात करें डिमसिम की, एक डिश है बहुत अच्छी जिसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम देखेंगे टच योर हार्ट, दिल को छूने वाला। एंड द फर्स्ट ओपियम वॉर वाज स्टार्टेड इन 1862 एंड फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना। और इसमें अगर हम जीतने की बात करें तो किसकी जीत हुई थी? इंग्लैंड की जीत हुई थी। और उनके दोनों के बीच में ट्रीटी कौन सी हुई जिसके कारण इस ओपियम वार को स्टॉप किया गया था? एंड दैट इज नॉन किंग ट्रीटी, नॉन किंग की संधि। उसके बाद कन्फ्यूशियसवाद के बारे में हमने डिस्कस किया कि कन्फ्यूशियस जो कि स्कॉलर्स थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनके विचारों को, उनके आइडियाज को नाम दिया गया था कन्फ्यूशियसवाद का। ओपन डोर पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कस किया। ओपन डोर पॉलिसी चाइना में ट्रेडिंग के लिए यूरोपियन पावर और अमेरिका के द्वारा कह सकते हैं कि उनको पूरे के पूरे चाइना का पार्टीशन कर लिया गया कि किस प्रकार से कौन कौन यहाँ पर जो यूरोपियन पावर्स हैं, कौन कौन सी जो कंट्रीज है वो आकर यहाँ पर रूलिंग करेंगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट टू मॉडर्नाइजेशन में हमने रीड किया था अबाउट चाइना, जापान। और जापान ने कह सकते हैं अपना जो आधुनिकीकरण था बहुत अच्छे तरीके से किया। और अगर हम बात करें चाइना की, चाइना एक स्टेबिलिटी नहीं रख पाया था जिस कारण से वो जापान के जैसे अपना जो आधुनिकीकरण का था उसकी तरफ नहीं जा पाया, क्योंकि बाहर से जो यूरोपियन पावर्स थी सारी की सारी अटैक किए जा रही थी मेनली चाइना के ऊपर, अपने अपने कॉलोनी स्टेब्लिश कर रहे थे वहां पर। साथ में चाइना में रेवोल्यूशन हो रही है 1911 में, 1911 में भी, 1949 में भी। कोई एक ऐसी डायनेस्टी नहीं आई जो पूरी की पूरी डायनेस्टी जो राजवंश क्या कर सके, चाइना को स्टेबिलिटी या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल स्थिरता वो वहां पर उसको प्रोवाइड करवा सके। इस प्रकार से जापान ने अपना धीरे धीरे कह सकते हैं कि जब मेजी पुनर्स्थापन वहां पर हुआ 1868 में, उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस की जो रफ्तार थी जापान में वो स्टार्ट हो गई और जापान ने अपना आधुनिकीकरण बहुत अच्छे से, और आज हम देख सकते हैं कि नंबर 1 पावर के साथ एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में आज जो जापान है वो सभी कंट्रीज के सामने खड़ा हुआ है। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना उस टाइम पीरियड के दौरान अपने अपने जो उनके अंदरूनी जो कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल उनके मैटर्स थे उनमें ज्यादा उलझ गया था। लेकिन फिर भी दोनों ही कंट्रीज ने किस प्रकार साम्राज्यवाद से निकलकर अपने आप को एक आधुनिक कंट्री के रूप में स्टैब्लिश किया। आई होप आप जो चैप्टर है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एनसीईआरटी बुक से एक बार चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।